फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बीपीएससी में अभी तक पूछे गए। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, एक लोक के कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित होता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का किसमें वर्णन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। और इसका आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक का। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के नीति निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत में राजनीति निर्देशक सिद्धांत के लिए पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो किस प्रकार से भिन्न है? इसका आंसर होगा, इसमें दिया है कि केंद्रीय सरकार के लिए है, उपयुक्त राज्यों के लिए। तो इसका आंसर होगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। इसको न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। और कोई हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो हम लोग इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं जा सकते। तो मौलिक अधिकार का किस अनुच्छेद में वर्णन? तो 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। और इसका भाग कौन सा है? तो भाग 3 है। और नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 है। और अनुच्छेद कितना है? तो 36 से लेकर 51 तक है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में द्वारा परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत की जो भाग 4 होता है इसमें वर्णन किया गया और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश दिए गए हैं, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार का और व्यक्ति को राज्य के प्रति सुरक्षा की गारंटी दी गई। अगला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों से भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को आचार देशों के नाम पर भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आधार है 10, उसके आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि हमारी मिली जुली समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह आर्टिकल 51 क 6 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद किससे बनता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का, वो लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। सरकार जो होता है संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेडमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए स्टार लगा। आर्टिकल जो 55(3) है इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत द्वारा होता है। और बी और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि अगर भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को 71(1) के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको सुलझाया जाएगा या इसके द्वारा अंतिम फैसला होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है
तो उसके पद को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आर्टिकल 56 खंड 1 के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति जो आर्टिकल 61 होता है उसमें महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उसको राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और यह महाभियोग की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो संसद में शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। यह अपने कार्यों का निर्वहन सीधे या अपने अधीनस्थ मंत्रियों के द्वारा करता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारत सरकार की नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में जो केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया। इसका आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राष्ट्रपति होता है राष्ट्रीय केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों में निहित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कब कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ऊपर वर्णित सभी आधारों के आधार पर, यानी कि हथियारबंद के विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के कारण, इसलिए ABC सब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आर्टिकल 352 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है: हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के आधार पर, या युद्ध के आधार पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रायः किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन किसके कहने पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के कहने पर लागू किया जा सकता है। इसके ऑप्शन में देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन सी में दिया है राज्यपाल, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गवर्नर राज्यपाल होता है। 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के रिपोर्ट पर मिलने पर लागू किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के अधिकार कौन नहीं देता है? तो भारत के जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं इनकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। देश के किसी भाग में जब आपातकाल लागू करना होता है तो ये राष्ट्रपति करता है। तो बी को छोड़कर ये सारे काम करता है, लेकिन इसका अधिकार राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है। आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अधिकार यह नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है इस क्वेश्चन का कि आर्टिकल 124 खंड 4 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि यह साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन और राष्ट्रपति के समक्ष उस सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का संदेश नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार से थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे अस्थायी। वह अध्यक्ष कब बने थे अस्थायी? तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बना था? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रपति पद के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो गलत पूछा तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आर्टिकल 66 होता है उसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होते हैं उपराष्ट्रपति उनके संसद के दोनों सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वह कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्टिकल 64 होता है आर्टिकल
89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभी जो पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है वो मुख्य होता है, तो केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्टिकल 64 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडल प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। 78 ग के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के जो सभी निश्चित रूप से राष्ट्रपति को संसूचित करे और राष्ट्रपति जो जानकारी मांगेगा वो देगा। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आर्टिकल 75 है उसके अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।